हाँ, तो बच्चों आज के टॉपिक का हमारा जो नाम है वो है साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। तो अब ये साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे। तो साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी मेंटल इलनेस को दूर करते हैं। ठीक है, किसको दूर करते हैं? मेंटल इलनेस। आपको जो है एक वर्ड ये ज़रूर अपनी डेफिनेशन में मेंशन करना है। कौन सा? मेंटल इलनेस का। तो मेंटल इलनेस क्या होती है, क्यों होती है, उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में सारी बात करेंगे कि ये होता क्या है असल में। अब हमने ये तो जान लिया कि साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो मेंटल इलनेस को दूर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि कोई भी अगर हमें टॉपिक आता है लिखने के लिए एग्ज़ाम में, तो हमें सबसे पहले उसका बारे में ये पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी का है। और कैटेगरी से क्या मतलब है? कैटेगरी से ये मतलब है जब भी फार्माकोलॉजी में ये बात आती है तो वो किस सिस्टम पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स कौन से सिस्टम पर एक्ट करते हैं? सीएनएस पर। क्योंकि पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी का यूँ कह लो कि जो डिवीज़न हुआ है वो इसी बेसिस पे हुआ है कि वो एजेंट या वो ड्रग जो है वो कौन से सिस्टम पे काम कर रही है, कि वो सीएनएस पे काम करती है या वो एएनएस पर काम कर रही है, या कुछ एक इस तरह के एजेंट्स हो जाते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वो कौन से सिस्टम पर हमारे वर्क कर रहे हैं। मेंटल इलनेस की बात हो रही है तो यानी किससे रिलेटेड बात हो रही है? सीएनएस से रिलेटेड। ठीक है, अब भाई सीएनएस पर काम कर रहा है तो क्या सीएनएस पे काम करने वाले अकेले यही साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स ही हैं? नहीं, हमने और भी एजेंट्स पढ़े हैं जो सीएनएस पर एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सीएनएस पर साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के अलावा और कौन से एजेंट्स हैं जो काम करते हैं। तो हमने सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स पढ़े, जनरल एनेस्थेटिक पढ़े, एंटी एपिलेप्टिक्स पढ़े, एनाल्जेसिक्स पढ़े। ये सारे के सारी ऐसी ड्रग्स थी जो हमारे सीएनएस पर काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन हमने एक पांचवी कैटेगरी अलग से जो है वो किसकी रखी है? साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के। तो जो ये साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं ये बाकी एजेंट्स से किस तरीके से डिफरेंट हैं? पहले की जो 4 कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरी से ये वाले एजेंट साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और आती है कि जब भी हम किसी भी एजेंट के बारे में पढ़ते हैं यानी ड्रग के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो कौन सी बीमारी को ठीक कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए पूरी तरीके से। जब तक हमें डिज़ीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि वो डिज़ीज़ किस वजह से हो रही है, उसका कॉज नहीं पता होगा, तब तक हम उसको ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमारे को सिर्फ यही पता चला है कि साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो मेंटल इलनेस को दूर कर रहे हैं, और दूसरा ये कौन से सिस्टम पर काम कर रहे हैं? ये सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाले एजेंट्स हैं। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बहुत बड़ा है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने कितने ही पार्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से? सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, मिड ब्रेन है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, बेसल गैंग्लिया है। तो ये सारे किसके पार्ट हैं? सीएनएस के पार्ट हैं। तो अब सीएनएस में कौन से पार्ट पर जो है ये साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स काम करते हैं? और ये यूँ कह लो कि इनमें से सीएनएस में से इतने सारे पोर्शंस में से, इतने सारे पार्ट्स में से कौन से पार्ट में खराबी होती है जिसकी वजह से पहले तो मेंटल इलनेस हुई, और फिर जब मेंटल इलनेस दूर करने के लिए जो ड्रग्स दी गई उनको कहाँ पर जाकर एक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर ख़राब होगा, खराबी होगी, उसका इलाज भी तो वहीं पर ही जाके होगा ना। मान लो आपके पास कार है आपके हाथ में और उसकी ब्रेक ख़राब हो गई और आप मैकेनिक के पास लेके जाओ और मैकेनिक जो है वो इंजन खोल के खड़ा हो जाए ब्रेक की जगह, तो उससे बीमारी थोड़ी ना दूर होगी। तो सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम जो आ रही है वो किस पार्ट में आ रही है। तो जितने भी
साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं, एजेंट्स, वो एजेंट्स कौन से सिस्टम पे काम करते हैं? लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक पोर्शन होता है लिम्बिक सिस्टम, ये उस पर एक्ट करते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम, ये सिस्टम क्या करता है? इसको हमने सिस्टम क्यों कह रहे हैं हम? पहली बात तो ये भी है, जब ब्रेन खुद एक ऑर्गन है और ब्रेन के अंदर जब वो खुद एक ऑर्गन है, तो ये लिम्बिक सिस्टम कहाँ से आ गया? हमने इसको सिस्टम क्यों कह दिया? ये भी बात है। तो वो इस वजह से सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम को जानना ज़रूरी है। जब तक हमें अपने पूरे दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसका इलाज, उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर ही नहीं सकते। दुश्मन को कमज़ोर समझना नहीं चाहिए, तो उसकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमें पता होनी चाहिए ना। उसको अगर मार गिराना है तो सेम एज इट इज़, बीमारी क्या है? दुश्मन है हमारी, तो उसको मार गिराना है दवाइयों से, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी ज़रूरी है। तो अब लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये CNS का पार्ट है, ठीक है। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी किसका पार्ट है? ये ब्रेन का, क्योंकि CNS को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उनमें से ये किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। अब ब्रेन में भी वो, ब्रेन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड किए हैं। उसमें से जो फोर ब्रेन है, आगे वाला ब्रेन जो है वो, प्लस मिड ब्रेन, ये आपस में मिलकर लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। या यूँ कह लो कि फोर ब्रेन के बहुत सारे पोर्शंस जो हैं वो लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, फोर ब्रेन के, जिनका कनेक्शन किसके साथ है? मिड ब्रेन के साथ है। और वो जो कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस में गड़बड़ी की वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है। इस चीज़ को हम पहले तो लिम्बिक सिस्टम डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, ये जो ग्रीन कलर का पूरा ये पोर्शन है, ये लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। यानी फोर ब्रेन के अलग अलग थोड़े पार्ट्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। वो क्या है? इस तरह से यूँ स्पाइरल रिंग्स बनाते हैं, ठीक है। और इस पूरे रिंग को, ये जो फैला हुआ पूरा जाल सा है, इसको हम लिम्बिक सिस्टम बोल देते हैं। और लिम्बिक सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड होता है? हमारे थॉट से, हमारे सोचने के तरीके से, हमारे जो करंट मेमोरी है, जो थोड़े टाइम पहले ही चीज़ें हुई हैं, हमारी यादाश्त जो है उससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म की नहीं, जो करंट होती हैं, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर मेन रिलीज़ होते हैं वो कौन से हैं? एक तो डोपामाइन और दूसरा नॉरएड्रेनालिन और 5-HT। इनका क्या आपस में रिलेशन है, कैसे इनमें से किस में गड़बड़ी हुई, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। जब भी मेंटल इलनेस की बात होगी तो आपको 3 पाथवे बताने हैं। 3 पाथवे हैं, या यूँ कह लो कि 3 सर्किट हैं। उन 3 सर्किट्स में अगर खराबी होगी तो उसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अब ये सर्किट्स क्या हैं? सर्किट्स पता है, कनेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे एक मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड पे बहुत सारे सर्किट्स बिछे हुए होते हैं, बहुत सारा जाल बिछा हुआ होता है, लेकिन हर एक पर्टिकुलर सिस्टम का एक पर्टिकुलर सर्किट होता है। सेम एज इट इज़ मेंटल इलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें से मेनली ये 3 पाथवे आपको याद रखने हैं। पहला मीजोलिम्बिक पाथवे, दूसरा मीजोकॉर्टिकल पाथवे और तीसरा नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, ठीक है। नाम याद रखने हैं और इसके बिना आप मेंटल इलनेस को डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये अच्छी तरीके से आपको याद दिमाग में बैठा लेना, मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल, नाइग्रोस्ट्राइएटल। अब ये पाथवे क्या हैं? हमारे ब्रेन में जो जाल बिछा हुआ है वो क्या है? लिम्बिक सिस्टम। मैंने इसको इस तरह से डिनोट किया है, ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारे सोच को, विचारों को क्या कर रहा है? डिनोट करता है, ठीक है, या यूँ कह लो कंट्रोल करता है। फिर लिम्बिक सिस्टम दूसरा, ये मिड ब्रेन है, जो नीचे इस तरीके से दिखाया गया है, ये पूरा मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन का कनेक्शन किसके साथ है? लिम्बिक सिस्टम के साथ। एक चीज़ और, जब भी हम इन सर्किट्स का नाम देते हैं
तो सर्किट के नाम हमेशा कैसे रखे जाते हैं, जहाँ से न्यूरॉन स्टार्ट हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे और जहाँ पर जाकर उसका एंड हुआ है उसको हम हमेशा बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के बेसिस पर जो होता है ना, उनका सर्किट्स का नाम लिखा जाता है। अब लिम्बिक पाथवे, ये लिम्बिक सिस्टम है। ठीक है, इसका कनेक्शन किसके साथ है, मिड ब्रेन के साथ है। मिड ब्रेन के साथ इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, मिड ब्रेन से लिम्बिक सिस्टम की ओर। तो मिड ब्रेन को हम मिजेनकाइम भी बोलते हैं, तो उसका हमने वर्ड ले लिया मीजो। और लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है, तो मीजो लिम्बिक पाथवे फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हमें कौन सा नाम याद रखना है, मीजोकोर्टिकल पाथवे। अब ये मीजोकोर्टिकल पाथवे क्या है, मीजो से तो समझ में आ रहा है, यानी मिड ब्रेन से शुरू हो रहा है। और दूसरा वर्ड क्या है, कॉर्टिकल, यानी कॉर्टेक्स। तो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स पार्ट है, आउटर वाला, ठीक है, और वो भी कौन सा, आगे वाला, ब्रेन का एकदम आगे वाला जो कॉर्टेक्स पार्ट है, वहाँ से भी एक कनेक्शन या एक सर्किट उस और भी ये जाता है। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, मीजोकोर्टिकल पाथवे के नाम से जानते हैं। तीसरा नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। अब ये नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे क्या है, नाम से पता चल रहा है ये नाइग्रो से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्राइएटल पे जाके ख़त्म हो रहा है। अब नाइग्रो कौन सा पार्ट आ गया भाई, मिड ब्रेन में ही सबस्टेंशिया नाइग्रा करके, ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा करके एक और जो होता है पोर्शन होता है मिड ब्रेन में ही। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा से न्यूरॉन्स निकलकर और वो कहाँ जाते हैं, बेसल गैंग्लिया पर। बेसल गैंग्लिया भी नाम सुना होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो बेसल गैंग्लिया बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है। बेसल गैंग्लिया में अलग अलग रीजन्स बने हुए हैं, उनमें से एक रीजन आता है जिसमें लाइनें, यूँ लगता है जैसे किसी ने लाइनें खींच दी हों, उस पोर्शन को हम स्ट्राइएटेड पोर्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबस्टेंशिया नाइग्रा का तो हमने नाइग्रा ले लिया, ठीक है, और बेसल गैंग्लिया का क्योंकि ये स्ट्राइएटेड पोर्शन पर न्यूरॉन का एंड हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। तो 3 पाथवेज हैं जो आपको याद रखने हैं। और अगर इसका क्वेश्चन आता है मेंटल इलनेस का या यूँ कह लो साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का, किसी का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जो डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम जो है वो बनाना है। उसमें ये तीनों पाथवेज बताओगे आप, तीनों पाथवे कौन कौन से, ये सी के शेप का जो है ये लिम्बिक सिस्टम है, ये बीच में इतना पोर्शन मिड ब्रेन का है, ये वाला बेसल गैंग्लिया है, ठीक है, और फिर ये आगे कॉर्टेक्स पार्ट है जो रेड कलर से है, ठीक है, और मिड ब्रेन से इन तीनों के कनेक्शन, एक न्यूरॉन राइट साइड, एक न्यूरॉन लेफ्ट साइड और एक न्यूरॉन एकदम सीधे। इस तरीके से आपको ये 3 कनेक्शंस बताते हैं। 3 कनेक्शन वास्तव में किसको बता रहे हैं, ये 3 पाथवेज बता रहे हैं, मीजोलिम्बिक, मीजोकोर्टिकल और नाइग्रोस्ट्राइएटल। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों पाथवेज जो हैं, मैंने आगे जो है आपने देखा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और ईपीएस से लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है ये भी समझना ज़रूरी है। मीजोलिम्बिक पाथवे जो है, ये पाथवे पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए पेशेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सिम्टम्स क्या होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मीजोलिम्बिक पाथवे पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मीजोकोर्टिकल पाथवे जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे जो है ईपीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब एक बात और दिमाग में आती है कि हमने ये 3 पाथवे ही क्यों लिए, क्योंकि ब्रेन के अंदर तो वो सर्किट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ये 3 ही सर्किट तो नहीं है, तो हमने ये 3 सर्किट ही क्यों चुने। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन तीनों चीज़ों में या इन तीनों पाथवे में, इन तीनों सर्किट में एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ कॉमन ये है कि तीनों के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो कौन से रिसेप्टर्स हैं, D2 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये D2 रिसेप्टर्स इन तीनों में पाए जाते हैं, या ये इस तरह के
सर्किट्स हैं या पाथवेज हैं जिसमें डोपामाइन जो है वो एक्ट करता है एज अ मेन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अब इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड होता है हमारे इमोशन से, बिहेवियर से और थॉट से। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आउटर वाला पार्ट और कॉर्टेक्स के का पार्ट, ये किससे रिलेटेड होता है? ये हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब अगर इन तीनों सर्किट्स में, क्योंकि किससे रिलेटेड है? न्यूरोट्रांसमीटर, और वो भी कौन सा? डोपामाइन मेनली। तो डोपामाइन से रिलेटेड अगर डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी होती है इन तीनों सर्किट्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर आते हैं या जो भी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? ठीक करते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा। अब सिम्टम्स क्या आते हैं और ये पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे? पॉजिटिव सिम्टम्स का ये मतलब नहीं है कि ये बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कहा है। पॉजिटिव सिम्टम्स का ये मतलब है इस स्लाइड के अंदर कि ये सिम्टम्स पेशेंट में पहले नहीं थे, बाद में एड ऑन हो गए हैं। ठीक है। जब वो नॉर्मल था तब ये सिम्टम्स उसमें नहीं थे, लेकिन जैसे ही ओवर एक्टिविटी हुई लिम्बिक सिस्टम के अंदर डोपामाइन की, वैसे ही ये सिम्टम्स क्या हो गए? जनरेट हो गए। पहले नहीं थे लेकिन अब आ गए, जुड़ गए साथ में। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स। दो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, पहला डेलूजन्स और दूसरा हेलुसिनेशन, है ना। अब इन दोनों में भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि डेलूजन क्या और हेलुसिनेशन क्या है। ये हेलुसिनेशन आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड आएगा। हाँ, तो डेलूशन किसको बोलते हैं? डेलूशन ये कि कोई भी एक विचार पेशेंट अपने माइंड में जो है वो पक्का कर लेता है और उसी को सच मान के अपनी पूरी आगे की लाइफ जीने लगता है। उसको कितना ही समझा लो, कितना ही मना कर लो, उसके समझ में नहीं आएगा। उसने अगर सोच लिया कि मुझे चांद पे जाके और मछली पकड़नी है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि चांद पे पहुँचे और वहाँ पर जाके मछलियाँ पकड़े। उसको कितना ही आप रोक लोगे कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, वो नहीं मानेगा। यानी कोई भी एक विचार और उसको ऐसा मान लेना कि उसके बिना तो सब चीज़ बेकार है, वो क्या है? डेल्यूजन्स। फिर आता है हेलुसिनेशंस। अब हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन के अंदर हमारे सारे सेंसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं, उसके भी सारे काम। मतलब जैसे आइज़ है, आइज़ का काम क्या है? देखने का है। ठीक है। तो पेशेंट ऐसी चीज़ें देखने लगता है जो वास्तव में हो नहीं रही हैं लेकिन उसे नज़र आ रही हैं। फिर अगर सुनने की बात करें, ईयर्स का काम क्या है? सुनने का, सेंस ऑर्गन है ईयर, उसका काम सुनने का है। तो वो ऐसी ऐसी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हैं जो बाकी और किसी को सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि वो कोई बोल ही नहीं रहा है, लेकिन उसे सुनाई दे रही हैं। फिर उसको ऐसे लगेगा जैसे उसकी स्किन पे कुछ चल रहा है। सेंसेस होते हैं ना हमारी स्किन पे भी, टच के सेंसेस होते हैं। कुछ भी, कोई कीड़ा नहीं चल रहा, बट फिर भी वो स्किन पे से यूँ नोच 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 के उतारने की कोशिश करेगा जैसे कुछ चल रहा है उसके ऊपर। तो डेलूजन और हेलुसिनेशन, भाई पहले ये चीज़ें नहीं थी और अब ऐड ऑन हो गई, इसलिए ये पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव का ये मतलब मत नहीं समझ लेना, पॉजिटिव का मतलब अच्छे सिम्टम्स, अच्छे सिस्टम नहीं, सिम्टम नहीं, पहले जो नहीं थे पेशेंट में लेकिन अब जनरेट हो गए हैं। ठीक है। तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाते हैं और इसके अंदर डेलूजन्स और हेलुसिनेशंस, ये दो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। फिर सेकेंड नंबर पे आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अब ये नेगेटिव सिम्टम्स कौन से हैं? नेगेटिव सिम्टम्स वो हैं कि जो पहले पेशेंट में, जब वो नॉर्मल पर्सन था तब वो सिम्टम्स थे, लेकिन पेशेंट होने के बाद वो सिम्टम्स उसमें से ख़त्म हो गए, अब वो चीज़ें नहीं रहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? पहला, जैसे सोशल विड्रॉल, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, अकेले अकेले रहना ही अच्छा लगता है। ठीक है। फिर कोई मोटिवेशन जो है उसके काम नहीं आता, मोटिवेशनल बिहेवियर बिल्कुल ख़त्म। कितनी मर्जी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुना लो, कितने मर्जी उनको कहानियाँ किस्से बता दो, लेकिन किसी भी बात से वो मोटिवेट नहीं होगा पर्सन। पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। थर्ड नंबर पे आता है
एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा शो करे, अगर रोना आ रहा है तो पर्सन रोना रोए, अगर हंसने का मन कर रहा है तो हंसे। किसी भी तरीके के कोई भी इमोशंस को वो एक्सप्रेस पेशेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो नेगेटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जो वो पहले नॉर्मल पर्सन था तो वो कर सकता था, लेकिन अब जो है अब वो नहीं कर पाता है, वो नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स क्या है हमें पता चले ना, और ये किस किस से रिलेटेड है पाथवे से। ये मैंने अभी पहले बताया था कि मीजोलिम्बिक पाथवे पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीजोकोर्टिकल पाथवे नेगेटिव सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और पॉजिटिव सिम्टम क्या है और नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं ये आपको पता चल गया है। अब दूसरी चीज़, ये जब मेंटल इलनेस होती है या डिसऑर्डर होता है, ये होता क्यों है? तो हमारे ब्रेन के अंदर मेन पहले दो सिस्टम कौन कौन से, एक तो मीजोलिम्बिक और दूसरा मीजोकोर्टिकल। इन दोनों के अंदर ही क्या है, डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं। ये डोपामाइन जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इनमें एक बैलेंस है डोपामाइन का, मीजोलिम्बिक में भी और मीजोकोर्टिकल में भी ये बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। लेकिन जब भी कभी बैलेंस बिगड़ेगा तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से नॉर्मल पर्सन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूँ कह लो कि वो पेशेंट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे, हमेशा ओवर एक्टिविटी किसकी होगी, डोपामाइन की। कहाँ पर, मीजोलिम्बिक सिस्टम में। जब इसकी ओवर एक्टिविटी होगी तो अपने आप ही इधर मीजोकोर्टिकल पार्ट में क्या हो जाएगा, ये अंडर एक्टिविटी, यानी इसमें एक्टिविटी कम। तो जब भी पेशेंट मीजोलिम्बिक पार्ट के अंदर डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, तो ओवर एक्टिव होने की वजह से क्या होंगे, पेशेंट में पॉजिटिव सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अंडर एक्टिव, अगर वो कम एक्टिव हो गया मीजोकोर्टिकल में, तो उसकी वजह से क्या होंगे, नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे पेशेंट में। एक चीज़ और जो आगे की फर्दर स्टडीज़ में हमें पता चली, वो क्या, कि ये जो पूरा बैलेंस है, ये पूरा का पूरा बैलेंस एक और तीसरी चीज़ पे टिका हुआ है, ठीक है। और वो चीज़ जो है उनको कौन कंट्रोल करता है, उसको मेन 5-HT, जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन और ग्लूटामाइन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि इस पूरे तराजू का जो मेन सेंटर पोर्शन है वो लेके इन तीनों को खड़ा हुआ है, सॉरी दोनों को खड़ा हुआ है, मीजोलिम्बिक और मीजोकोर्टिकल, है ना। अब एक चीज़ और आप इसमें ऐसे समझो कि मान लो किसी के मीजोलिम्बिक सिस्टम में खराबी हुई, ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, हमने उसको पेशेंट को दवाई दी, दवाई कौन सी देंगे, जो यहाँ पर डोपामाइन की एक्टिविटी को क्या कर दे, कम कर दे, वही दवाई देनी पड़ेगी। अगर डोपामाइन को कम करेंगे हम, तो डोपामाइन दोनों जगह पे काम कर रहा है, मीजोलिम्बिक में भी और मीजोकोर्टिकल में भी, तो वो मीजोकोर्टिकल में भी कम कर देगा और मीजोलिम्बिक के अंदर भी डोपामाइन की को कम कर देगा। तो जब वो मीजोलिम्बिक में अगर डोपामाइन कम होता है तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव सिम्टम्स डेवलप हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जैसे ही डोपामाइन की एक्टिविटी कम होगी तो उस पेशेंट के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स क्या होने लगेंगे, नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं उसमें वो डेवलप होने लगेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव हम पेशेंट को जब भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो उससे पॉजिटिव सिम्टम्स तो दब जाते हैं, लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स उभर कर आते हैं हमेशा। ये उसके एक्स्ट्रा जो है, या यूँ कह लो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट बन के सामने आते हैं, ठीक है। तो अब हमने अभी तक क्या जाना मेंटल इलनेस के बारे में, कि मेंटल इलनेस जो है वो कौन से सिस्टम से मेनली रिलेटेड है, वो हमारे थॉट प्रोसेस जहाँ पर चलते हैं, मेन लिम्बिक सिस्टम, उससे रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। आप उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है तो क्या एक ही डिसऑर्डर है क्या?
हमने उसको जिसको मेंटल इलनेस नाम दे दिया, तो नहीं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। 2 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। जो मेंटल इलनेस होती है उसे हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक तो साइकोसिस और दूसरा है न्यूरोसिस। ठीक है, साइकोसिस और न्यूरोसिस में अगर हम कंपैरिजन करें तो साइकोसिस जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, सीवियर मतलब ये ज़्यादा खतरनाक है, और न्यूरोसिस जो होते हैं वो लेस सीवियर, ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। साइकोसिस के अंदर क्या होता है? थॉट या बिहेवियर ये एकदम जो है पेशेंट का बिल्कुल चेंज हो जाता है, और इवन पेशेंट इस हद तक चला जाता है अपने विचारों के अंदर कि उसका रियलिटी से कनेक्शन बिल्कुल कट जाता है साइकोसिस में। जबकि न्यूरोसिस के अगर हम बात करें तो न्यूरोसिस क्योंकि वो लेस सीवियर है, इतना सीरियस नहीं है, तो पेशेंट जो है वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ रहता है, यानी रियलिटी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो साइकोसिस के एग्जाम्पल क्या हैं? शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया और डिप्रेशन। ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं? साइकोसिस के। और न्यूरोसिस का एग्जाम्पल है एंजाइटी। शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया और डिप्रेशन ये वास्तव में साइकोसिस के फंक्शनल डिसऑर्डर हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? फंक्शनल डिसऑर्डर्स हम उनको कहते हैं जिसका हमें कारण नहीं पता, कॉज नहीं पता, लेकिन मेमोरी एंड ओरिएंटेशन मोस्टली रिटेन। मेमोरी यानी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन इमोशन, रीजनिंग, थॉट एंड बिहेवियर वो क्या होते हैं? वो चेंज होने लगते हैं। यानी जो सोच होती है, सोच एकदम बदल जाती है पेशेंट की, वो अपनी ही सोच के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। ठीक है, तो आज हमने मेंटल इलनेस के बारे में जाना कि मेंटल इलनेस क्या है, कौन से सिस्टम से रिलेटेड है। इसको आप पहले अच्छे से करेंगे। जब आप इसके बारे में कर लेंगे तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपको समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो क्या कि एंटीसाइकोटिक्स किस तरह की ड्रग्स हैं? वो ड्रग्स हैं जो मेंटल इलनेस में काम में ली जाती हैं। दूसरी बात, ये कौन से सिस्टम पे काम करती हैं? ये सीएनएस पर काम करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ये कौन से पोर्शन में काम करती हैं? तो मेनली ब्रेन में काम करती हैं। उसके फोर ब्रेन और मिड ब्रेन में जो सर्किट्स होते हैं, 3 मेन सर्किट्स हैं जिस पर ये काम करती हैं। ठीक है, अब ये मेन 3 सर्किट्स कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? पहला मेसोलिम्बिक, दूसरा मेसोकोर्टिकल, और तीसरा जो था नाइग्रोस्ट्राइटल। ये 3 यानी एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक सेंटर में, बिल्कुल सीधा 3 पाथवेज आपको बताने हैं। उनसे रिलेटेड पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स, 3 सिम्टम्स इससे रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही। पहले इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें, फिर हम नेक्स्ट किस तरह से इनमें जो डिफरेंट ड्रग्स दी जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।